सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ सोल एंड सीजन 2। और आज के इस वीडियो में भाई तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट वीडियो एंड हुआ था ना भाई, और जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे जो दीदीयान था और जो अपना यू हाउ था, इनके बीच क्या तगड़ी बैटल हुई थी। लेकिन बैटल तो इनके बीच हुई थी, लेकिन इसका असर पड़ा था सन एंड मून एम्पायर के लोगों के ऊपर। अब यहाँ पे लेकिन इन लोगों ने गंदी चाल चली और यहाँ पे वुशेंग के जरिए से इन लोगों ने दीदीयान को मारने और निपटाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। लेकिन यहाँ पे यू हाउ एंड टाइम में उसकी मदद करता है और उसके साथ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को शेयर करने के बाद यू हाउ फाइनली उसे बता देता है कि आखिर उसे कैसे इस जाल से निकलना है। और बस यू हाउ की मदद से फाइनली दीदीयान खुद की जान बचा लेता है और यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अब जबकि दीदीयान भी हाथ नहीं लगा तो मिस जूजी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था बचाए कि यहाँ से रिट्रीट करने के। ऊपर से यू हाउ ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था और वो जानती है कि ऐसी कंडीशन में वो उसका सामना नहीं कर सकती, इसीलिए वो भी यहाँ पर अपनी बची बची आर्मी को भी ऑर्डर देती है और कहने लगती है कि हम लोग यहाँ से विथड्रॉ कर रहे हैं। और बस यहीं से आज की वीडियो की शुरुआत होती है। अब उसे जाता हुआ देखकर यू हाउ भी अपने लोगों के पास लौट जाता है, लेकिन जैसे वो लैंड करता है ना, एल्डर श्वान उसे कहने लगते हैं कि यू हाउ आखिर तुम कैसे हो, तुम्हारी इंजरीज कहीं ये वापस से जाग तो नहीं गई। तभी यहाँ पे एल्डर श्वान को वो इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और तभी वो मुद्दे पे आता है और कहने लगता है कि ये जो ब्लड रेड स्पेयर है आखिर ये आया तो आया कहाँ से। जिस पे एल्डर श्वान थोड़ी सी परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये असल में इविल सोल मास्टर का एक काफी कुख्यात फॉरबिडन आर्ट है और जिसे की बनाने के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड यानी कि हजारों न्यूली डेड रिसेंटफुल सोल्स की जरूरत पड़ती है और उनके जरिए से ही उसे फोर्ज किया जाता है। और अगर इसे उसके किलर्स के अगेंस्ट यूज किया जाए ना तो इसकी पावर डबल हो जाती है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि दीदीयान को ये लोग इतनी आसानी से इंजर्ड कर पाते? यहाँ पे युवा खुद भी सोच के हैरान था और तभी मन में कहने लगता है कि दीदीयान के पास असल में ट्विन यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स है। अब ये बात वो एल्डर श्वान से भी शेयर करता है और बताने लगता है कि मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंजर्ड नहीं होगा, बहुत जल्दी हील भी हो जाएंगे। अब ये सुनकर एल्डर श्वान कहने लगता है कि अच्छा, तो ये जो यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स है इतने ज्यादा रिमार्केबल है? यू हाउ हाँ में जवाब देता है और फिर बताने लगता है कि जो यिन और यांग है ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके जरिए से सोल पावर एंडलेसली रीजनरेट होती रहती है। और इसी के चलते जब मैंने ब्रेक थ्रू किया तो मेरी जो सोल पावर है इसने इसको 3 गुना तक बढ़ा दिया, लेकिन जो मेरी कॉम्बैट स्ट्रेंथ है उसे तो इसने 6 गुना तक बढ़ा दिया। और जिसका मतलब ये है कि अब एक्सटर्नल ब्रेक थ्रू भी पॉसिबल है। और यहाँ दीदीयान जिसकी कल्टीवेशन बहुत बहुत ज्यादा डीप है, तो उसके लिए तो ये जो जख्म है ये तो बस मैटर ऑफ टाइम है। बस जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतेगा वो बहुत ही जल्द वापस से पहले से बेहतर कंडीशन में हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे सभी को ये बात पता चल चुकी थी। अब यहाँ पे एल्डर श्वान जो है वो वुटांग के बारे में पूछने लगते कि आखिर वो कहाँ है, जिसपे वो कहने लगता है कि मैंने एवोल्यूशन में जाने से पहले उसे काम दिया था और जिसके चलते वो दाओ स्पिरिट एम्पायर तक गई है ताकि बस वो जल्द से जल्द मेरे मैसेज को पहुंचा दे और ये लोग अपनी रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर भेजना छोड़ दे। ये सुनकर सबके सब बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि आखिर ये तुमने क्या किया, मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है। और तभी एल्डर श्वान भी कहने लगते हैं कि यू हाउ मैं तुम दोनों की मंशा को समझ पा रहा हूँ, लेकिन तुम भी अच्छे से जानते हो कि ये बहुत ज्यादा रिस्की है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। और 10,000 साल से श्रेक की जो लेगेसी है ये मेरे कंधों पे है, मेरी जिम्मेदारी है ये। तुम लोगों ने जिस हिसाब से मीटिंग में आर्ग्यूमेंट किया था मैं उसी से समझ गया था, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बहुत बड़ी मिस्टेक्स की हैं, इसलिए मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकता, मैं सब कुछ दांव पे नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे उन्हें परेशान होता हुआ देखकर यू हाउ बताने लगता है कि एल्डर श्वान पहले मेरी बात सुनिए, ये जो 10 दिन का डेडलाइन है ये अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और अगर वाकई में वॉर शुरू हो भी जाती है और मिस जूजी पहले हम पे हमला करती है तो हमारे पास श्रेक के पास इतनी ताकत है कि कुछ दिनों तक तो वो उनसे फाइट कर सकती है और इतने दिन मेरे ख्याल से काफी होंगे वापस से रीइंफोर्समेंट को यहाँ पर बुलाने के लिए। और वैसे भी आप भूलिए मत, मिस जूसी की जो कल्टीवेशन है वो ज्यादा हाई नहीं है और जिसका मतलब अगर मैं चुपके से उनके अंदर जाने की कोशिश करूँ ना तो इस बार तो कोई भी मेरी परमिशन के बगैर मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर वक्त पड़ी तो मैं इसका भी यूज करूंगा और उसे कैसे अपने मुट्ठी में कैद किया जाता है ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि वो यहाँ की कमांडर है। अगर हम उसे ही अपने कंट्रोल में ले लेंगे तो ये जो फोर्सफुली वॉर हम पे थोपी जा रही है ना ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अब ये सुनकर सारे जो श्रेक्स थे और जो बाकी के यहाँ लोग थे वो सभी लोग थोड़े सहमत नजर आते हैं। अब ये सुनकर एल्डर श्वान भी यू हाउ की तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम दोनों को नहीं रोकता, तुम लोग जो कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी श्रेक का फ्यूचर अब तुम लोगों के हाथ में है, तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन के लोग ही इसे लीड करेंगे। बेहतर यही होगा अब तुम जाओ और जाके पहले थोड़ा खुद को हील कर लो। अब यहाँ से यू हाउ चला जाता है खुद को हील करने में और इस दौरान उसकी कल्टीवेशन रैंक 2 तक पहुंच चुकी है, लेकिन जो उसकी सोल पावर है वो रैंक 96 तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। और यू हाउ खुद को हील करते हुए कहने लगता है कि अगर एक रैंक 97 का हाइपर डाउलू भी मेरे सामने आ जाए ना तो भी मैं अपने दम पर उसे होल्ड कर सकता हूँ। अब इसी के साथ यू हाउ अपना ध्यान लगाना शुरू कर देता है और फाइनली सन एंड मून एम्पायर की जो ये बेस कैंप थी ना उसके अंदर वो पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे मिस जूसी नजर आती है। वो कहने लगता है कि फाइनली तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया। अब इस दौरान जैसे वो वाइन पीने वाली थी ना सडनली उसके अंदर उसे एक रिफ्लेक्शन नजर आता है, जहाँ पर यू हाउ का ये जो स्पेक्ट्रल गेट था ना ये ओपन हुआ था और जैसे ही वो टर्न होती है अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। और बस मिस जूसी यहाँ पे हमें नजर आती है जो कि यहाँ अंडर ट्रेलम के अंदर पहुंच चुकी थी और वॉक करते हुए आगे बढ़ रही थी। और मिस जूसी जो कि पहली बार यहाँ आई थी वो यह नजारा देखकर
शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये कौन सी जगह है इतनी ज्यादा वास्ट। यहाँ पे मिस जूजी को डर लग रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ने लगती है और तभी युहाओ के पीछे से आवाज आती है और वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें भी डर लगता है। और जैसे ही पीछे वो मुड़ती है तो देखती है कि युहाओ भाई पूरी तैयारी के साथ खड़ा हुआ है और वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। जिस पे युहाओ से सीधी और साफ बात कहता है कि तुम्हारे पास बस 10 मिनट है मुझे कन्विंस करने के लिए, नहीं तो मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी तुम्हारे सिर को लेने में। अब यहाँ पर उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट देखकर जूजी हंसती है और कहने लगती है कि अच्छा तुम मुझे मारोगे, तुम भी जानते हो कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक श्रेक सिटी पूरी सही सलामत है, अगर मैं मारी गई तो सन एंड मून एम्पायर और जो मेरा पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट्स है यहाँ पे जिसने की मुझे घेर के रखा है ये एक साथ पल भर में ही तुम्हारे श्रेक सिटी के ऊपर अटैक लॉन्च कर देगा और जिसे रोकने वाली सिर्फ मैं थी जिसे कि तुम मार दोगे। एक मिनट, ये मत कहना कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे जो श्रेक के हीरोज हैं वो हमारे सन एंड मून एम्पायर के आर्मी के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आज तो तुमने देख लिया होगा जब हम दीतियान से बैटल कर रहे थे तो हमारी ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक है, तुमने इसका अंदाजा लगा लिया होगा। तुमने देखा होगा कि हम कितने फियर्सली बैटल कर रहे थे। अब इस दौरान यहाँ पर युहाओ की पूरी टीम जो कि माउंटेन के उस तरफ मौजूद थी जहाँ पर शाओवी भी मौजूद था, अचानक से शाओवी तेजी से दहाड़ मारता है, उसके मुंह से बहुत ही टेरिफाइंग से एनर्जी निकल रही थी और तभी यहाँ पे उसे देखते साथ ही मिस जूजी कहने लगती है कि ये मत सोचना कि तुम मुझे यहाँ पर हॉस्टेज बना के रखोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। शू तियानरान कैसा है और उसका मिजाज कैसा है ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अब यहाँ वो मन में कहने लगती है कि जब वो अपने बेटे तक को छोड़ सकता है तो मैं जो कि उसकी एम्प्रेस है उसके बारे में वो क्या ही सोचेगा। जिसके बाद वो कहने लगती है कि अगर मुझे कुछ हुआ ना तो फिर तो उसके रास्ते में कोई भी रोड़ा नहीं रहेगा और उसके पास परफेक्ट चांस रहेगा तुम्हारे ऊपर हमला करने का, तुम्हारे श्रेक सिटी को बर्बाद करने का। साथ ही यहाँ पे वो होली स्पिरिट कल्ट के बारे में भी उसे बताने लगती है कि वो जानता है कि वो कितना ज्यादा रूथलेस है, उन्हें तो किसी चीज की परवाह नहीं, उन्हें बस अपने ऑर्डर्स को कमांड करना होता है। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक मैं उनके ऊपर निगरानी रख सकती हूँ, लेकिन एक बार मुझे कुछ हुआ ना तो फिर उन्हें भी कोई नहीं रोक सकता और फिर वो भी एक साथ टूट पड़ेंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। वैसे भी जो ज़ोंगली बू है ना उसे तो मैंने ही कंट्रोल करके रखा था, वरना वो तो डे 1 से कहता हुआ आ रहा है कि तुम लोगों को 10 दिन की मोहलत देने की भी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो डे 1 से हमला करना चाहिए था। और उसकी ताकत का अंदाजा तुमने दीतियान के बैटल के साथ तो लगा ही लिया होगा और अब जबकि उसे लगाम कसने वाला कोई नहीं है तो फिर तो वो और ज्यादा रूथलेस और खतरनाक बन जाएगा, पहले से ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा। और एक बार श्रेक सिटी को इन लोगों ने मेरे जाने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो उनकी जो कंट्रोल है पूरे आर्मी के ऊपर ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। इवन की वो लोग इस हद तक की भी जंग लड़ सकते हैं कि सिर्फ तुम्हारी श्रेक सिटी के बाकी के जो एम्पायर है वो तक भी इसके चपेट में आ सकते हैं। पूरी दुनिया की जान शायद उसे एक सिंगल वॉर से इफेक्ट हो सकती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अब यहाँ पे वो इतनी कॉन्फिडेंटली ये सारी बातें कहती है ना कि युहाओ भी उसके एक्टिंग को देखकर सरप्राइज था, लेकिन यहाँ युहाओ भी बिना प्लानिंग के तो नहीं आया होगा ना, क्या उसे इन सारे कोइंसिडेंस का पता नहीं है? तभी वो कहने लगता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट तो है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर खाली आता आया हूँ। अब ये सुनकर जूसी थोड़ी सी सरप्राइज थी, तभी यहाँ पे युहाओ कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट का पता है। ये सुनकर भाई इसके होश उड़ जाते हैं और तभी युहाओ बताता है कि हाँ तुम भी शू तियानरान को मारना चाहती हो। ये सुनकर तो जूसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो हैरानी के साथ उसकी ओर देखने लगती है और फिर वो सारे दिन उसे याद आते हैं कि कैसे जब यूनहान को बचाने की बात आई थी तो यहाँ पे शू तियानरान ने इसका गला पकड़ लिया था और कहने लगता है कि जब मैं एक क्राउन प्रिंस को जन्म दे सकता हूँ तो दूसरे को भी तो मैं पैदा कर सकता हूँ ना, तो आखिर तुम होती कौन हो मुझे डिफाई करने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक मामूली से बच्चे के लिए मैं अपनी पूरी मोनार्च को रोक दूं ताकि वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को फतेह ना कर सके? हाँ उसकी जान क्या इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सारी बातें याद करते हुए ना जूसी को और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ युहाओ उससे कहने लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा, इवन कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हर हाल में यहाँ से हर हाल में विथड्रॉ करना होगा। इसमें जूसी बताने लगती कि एक बार पूरी मोनार्च अपनी रास्ते को चुन लेना और फिर वापस नहीं मुड़ती, क्योंकि एक बार तीर कमान से छूट जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। अब यहाँ पे युहाओ उसकी बात सुन के युहाओ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जूसी बताने लगती है कि मैं अकेले डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारी टीम यहाँ से विथड्रॉ करेगी या नहीं, जिस पर युहाओ कहने लगता है कि तो फिर क्या होगा अगर पूरी की पूरी आर्मी ही तुम्हारी हो जाए? जिस पर मिस जूसी हैरानी के साथ कहती है कि तो तुम ये कह रहे हो कि तुम शू तियानरान को मारने में मेरी मदद करोगे? जिस पर युहाओ स्माइल करते हुए कहता है कि एग्जैक्टली, और मेरे ख्याल से ये बार्गेनिंग तो तुम्हें भी सूट करता है। अब जूसी को गुस्सा आता है लेकिन तभी वो अपने गुस्से को होल्ड करते हुए कहती है कि अगर तुमने शू तियानरान को मार दिया तो मैं वादा करती हूँ अगले 10 साल तक मैं कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करूंगी और यहाँ से विथड्रॉ कर लूंगी, और जिसके जरिए से स्टार लुओ और जो दाओ स्पिरिट है उन्हें रिकवर करने का टाइम मिल जाएगा। युहाओ कहने लगता है कि हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें हेवनली सोल एम्पायर के लैंड को वापस देना होगा और जो होली स्पिरिट कल्ट है उसे पूरी तरीके से खत्म करना होगा। तो बताओ क्या तुम ये कर सकती हो? अब यहाँ पे जूसी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद कहती है कि ठीक है मैं वादा करती हूँ मैं ये सारी चीजें करूंगी, लेकिन एक बात तुम्हें याद
रखना होगा कि सिर्फ वही लोग सर्वाइव करते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो, और इसे डोलू डालू कॉन्टिनेंट के ऊपर जो ताकत रूल करेगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो ताकत जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को पोजेस करे, क्योंकि जो सोल टूल्स है वही इस कॉन्टिनेंट का फ्यूचर है। तो मुझे इस बात से तो नहीं रोक सकते कि मैं खुद को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। जिसपे युवा कहने लगता है कि तुम बात जितनी मर्जी घुमा लो, मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि वॉर होने से सिर्फ सिविलियन से इफेक्ट होते हैं, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे युवा की बात सुनकर जूसी कहने लगती है कि वैसे मैं एक बात बताऊं, चिंता मत करो, मैं कभी भी श्रेक एकेडमी के ऊपर ऐसे डायरेक्टली हमला तो नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार कहा था कि ये तुम्हारा घर है। ये कहते हुए जैसे ही उसके थोड़े पास जाती है युवा दूर हट जाता है, जो देखकर जूसी कहने लगती है कि भला मैं तुम्हारे घर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। अब यहाँ पे वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, और जिसके बाद वो उसके हाथ में एक सील को लगा देता है और कहने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सील है, और एक बार अगर तुम अपनी बात से मुकरी ना तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जिसके बाद वो उसके लिए गेट को ओपन कर देता है। जूसी जाने लगती है, लेकिन जाते हुए बताने लगती है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता रही हूँ कि जो दाओ स्प्रिट है उससे थोड़ा संभल के रहना। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। अब दाओ स्प्रिट का सुनते साथ ही युवा खुद भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे युवा अपने लोगों के पास वापस लौट जाता है, जहाँ पे मिस टांगू टोंग समेत जो ब्रदर संशी है ये लोग भी आ चुके थे, और युवा को देखकर जो टांगू टोंग है वो काफी ज्यादा खुश थी और कहने लगती है कि फाइनली तुम आ गए। जिसके बाद वो सीधा जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है, और यहाँ टांगू टोंग को भी वापस देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। वो टोंग कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुमने टाइटल डब्ल्यू में ब्रेक थ्रू कर लिया, हाँ क्या कमाल की बात है। अब यहाँ पे बेबी और सांशी भी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और कहना लगता है कि भाई तुम तो छा गए। इसके बाद टांगू टोंग से वो पूछने लगता है कि बताओ आखिर स्टार लू और दाओ स्प्रिट में क्या चल रहा है। जिस पे वो बताने लगती है कि हेवनली सन डाउलू और जो रॉयल फैमिली है वो लोग अभी भी श्रेक को रीइंफोर्समेंट देने के लिए अड़े हुए हैं। इवन की दाओ स्प्रिट के 4 सोल इंजीनियर लीजन के जो ग्रुप है वो भी इस ओर बढ़ चुकी है हमारी मदद के लिए, जिसे मिलाकर 2 लाख से ज्यादा ट्रूप्स ऑलरेडी मार्च कर चुके हैं यहाँ इस ओर। अब युवा जैसी दाओ स्प्रिट की ये खबर सुनता है ना तो उसे सबसे पहले जूसी की कहीं बात याद आती है, जहाँ पर उसने कहा था कि मेरे पे भरोसा करना है तो इतना जान लो कि दाओ स्प्रिट के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना। युवा मन में कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। अब यहाँ पे युवा व्हाइट टाइगर ड्यूक और उसकी रीइंफोर्समेंट का पूछता है, जिसमें यहाँ पे बेबी और सांशी बताने लगते हैं कि असल में व्हाइट टाइगर ड्यूक ने बस कुछ एलाइड ट्रूप्स को ही भेजा है, कि इसकी प्रायोरिटी अभी भी फ्रंट लाइन है जैसे कि वो होल्ड करना चाहता है। अब यहाँ पे क्योंकि दाओ स्प्रिट और जो 2 लाख की पूरी फौज यहाँ आ रही है ना, तो युवा समझ चुका है कि यहाँ पे जूसी का असली टारगेट श्रेक नहीं बल्कि दाओ स्प्रिट एम्पायर है, और यहाँ पे वो ये सारी बात बता देता है कि मुझे जूसी से ये बात पता चली है। अब सभी हैरान हो जाते हैं, तो बेबी आगे आता है और कहने लगता है कि फिर तो हमें जल्द से जल्द उन तक रीइंफोर्समेंट पहुंचानी होगी। जिस पे युवा हमें जवाब देता है और कहने लगता है कि आप 3rd सीनियर ब्रदर, 4th सीनियर सिस्टर ब्रदर जी, ये कोई और नैन क्यों, इनको भी प्लीज बुला दीजिए क्योंकि ये हमारे साथ जाएंगे, और एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर मैं तो यहाँ से इन सबको लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीठ पीछे सारी जिम्मेदारी अब आप पे है, प्लीज मेरे लिए तांग सेक्ट को गार्ड कीजिएगा। जिस पर वो हमें जवाब देता है। अब तभी टांगू टोंग कहने लगती है कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये लोग निकल पड़ते हैं और आधे से ज्यादा दिन गुजर चुका था, और यहाँ पे टांगू टोंग युवा से कहने लगती है कि यार हमने आधे से ज्यादा दिन तक ढूंढ लिया, लेकिन दाओ स्प्रिट की जो नॉर्दर्न फ्रंटायर है हमें तो इसका अता पता तक नहीं चला, आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। तभी यहाँ पे वो रुक जाती है और कहने लगती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जूसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। जिस पे युवा कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपनी जान की कीमत का पता है, वो दाओ स्प्रिट से ज्यादा अपनी जान को वैल्यू करती है, तो जाहिर है वो झूठ क्यों बोलेगी। अब युवाओं के बात सुनकर वो टोंग कहने लगती है कि पता नहीं जूसी ये सारी चीजें एक साथ कैसे हैंडल कर सकती है। तभी यहाँ पे उसे ख्याल आता है कि जो प्रिंसेस थी ना, उसने एक बार बताया था कि जूसी ने स्ट्रेट गेम खेला है और जिसके जरिए से उसने तियानलंग सिटी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। तभी युवा को ख्याल आता है कि पिछली रात जब दीतियान से बैटल हुई थी ना, उसके बाद उसने अपनी पूरी कमांड को ऑर्डर दिया और कहा कि हम डिसेप्शन स्ट्राइक करने वाले हैं। अब यहाँ पे तब जाके युवा को रियलाइज होता है कि आखिर में उसका अल्टीमेट प्लान क्या है, जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में वो वूटांग को बताने लगता है कि जूसी का मेन टारगेट रॉयल फैमिली होगी या फिर तो कैपिटल होगा, और दाओ स्प्रिट को कब्जा करने के लिए बस यही 2 रास्ते हैं। यहाँ पे वूटांग कहने लगती है कि अगर उसने दाओ स्प्रिट एम्पायर के रॉयल फैमिली को मिटा दिया तो फिर तो एम्पायर के अंदर ही एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा, और जिसके लिए जो रीइंफोर्समेंट आ रही है उसे वापस लौटना होगा हर एक चीज को संतुलित करने के लिए। और अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टार लो का जो नेचुरल एलाई है वो भी अब खत्म हो जाएगा, विच मीन्स कि अगर स्टार लो कमजोर हो गया तो फिर मिस जूसी अपना सब कुछ जी जान लगा देगी स्टार लो को अटैक करने के लिए, और जिसके बाद वो पूरा का पूरा एम्पायर भी उसका हो जाएगा। और एक बार स्टार लो एम्पायर गिर गया ना तो फिर जो दाओ स्प्रिट एम्पायर है वो तो अपने आप उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। अब यहाँ पे यू हॉट टांग तेजी से आगे बढ़ते हुए ड्यूलिंग एम्पायर के कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जो कि ड्यूलिंग सिटी, और इसका जो नजारा वो देखता है ना, यू हॉक खुद भी हैरान हो चुका था। यहाँ पे काफी सारे लोग मारे जा चुके थे। यू हॉक कहने लगता है कि जूसी तुमने ये ठीक नहीं किया। तभी यहाँ पे वूटांग कहने लगती है कि हम हर उस मासूम की जान जो कि चली गई है इस जंग में उसका बदला जरूर लेंगे, चिंता मत करो। अभी यहाँ पे यू हॉक अपने स्पेशल डिटेक्शन के जरिए से इनके बेस को ढूंढने लगता है, और तभी सन एंड मून एम्पायर का बेस उसे मिल जाता है, और यू हॉक गिन के बता देता है कि यहाँ पर बस 50 लोग हैं। इमीडिएटली इनका अलार्म भी साउंड करता है। इनका जाइंट सा बैरियर एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन यू हॉक आते साथ ही शाओ बी को अनलीश करता है और एक पंच में ना वो इनके बैरियर की धज्जियां उड़ा देता है, जिसके बाद वही यू हॉक जो
कहर बरपाता है कि यहाँ अपनी स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस का यूज करते हुए यूहाओ इन सभी को बिल्कुल जैसे ये लोग थे ना उसी कंडीशन में फ्रीज कर देता है और फिर एक चुटकी में सारी आइस को क्रश कर देता है। बाकी का काम यहाँ पर सांची समेत सभी लोग संभाल लेते हैं। इनके रास्ते में जो कोई भी आता है ना उन सभी को ये चुन चुन के मारते हैं और उठा उठा के पटक कर बिल्कुल इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ पे इन सब का गुस्सा देखने लायक था, कोई भी किसी को बख्शता नहीं। यहाँ पे तभी युवा बताने लगता है कि जो क्लास 8 का सोल इंजीनियर है मैं उसे खुद पर्सनली डील करूंगा, रही बात बाकी सबकी इन्हें तुम देख लो। जिसके बाद युवा आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर रास्ते में जहाँ जहाँ से वो गुजरता है ना हर एक जगह पर उसकी तबाही का मंजर देखने को मिलता है, सारी चीजों को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तभी यहाँ पर वो जो जाइंट्स और खतरनाक सा सोल टूर्स आ जाता है जो कि आते साथ ही लेजर के जरिए से यूहाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन यूहाओ उसके अटैक से बचते हुए उसके पीछे जाकर एक जोर की किक सीधा उस पर रख देता है। और ये सिंगल स्ट्राइक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरा का पूरा ढांचा टूट चुका था और जंगल में जाके वो गिरता है। और तभी इसके अंदर जो बंदा इसे कंट्रोल कर रहा था ना वो हांफते कांपते बाहर आता है, लेकिन इसका जो कोर्स था उसे वो कंट्रोल करते हुए वापस से यूहाओ के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे यूहाओ तो कुछ कर भी नहीं रहा था, लेकिन उसका डिफेंस इतना खतरनाक था कि उस रे ऑफ लाइट से वो खुद ही डील कर लेता है। अब यहाँ पे ये नजारा जैसे ही वो बंदा देखता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड था, लेकिन पलक झपकते युवा उसके पीछे जाकर इसकी गर्दन को पकड़ के ना इसे बहुत मारता है और मार मार के यहाँ से काफी दूर ले जाते हुए यहाँ पर इसे और इसका ये जो सोल इंजीनियरिंग टूल था इसके जरिए से ही वो अपने जाइंट से हैंड से क्रश कर देता है। और जिसके बाद एक जोर का धमाका होता है जहाँ इसे निपटाने के बाद युवा इस कैपिटल का एक जायजा लेता है और यहाँ पे जो लाशें उसे दिखती है ना उसे देखकर वो अफसोस करता है, कहने लगता है कि एट द एंड मैं फिर से लेट रहा। तभी यहाँ पे टांगो डोंग भी आ जाती है और वो भी ये नजारा देख रही थी, चारों तरफ आग लगी हुई थी, चारों तरफ बर्बरता के निशान मिल रहे थे और दोनों को बहुत गुस्सा आता है। अब युवा और टांगो डोंग स्ट्रीट में उतर जाते हैं और यहाँ पे आते साथ ही युवा अपनी पर्पल डीमन आई को एक्टिवेट करता है और जहाँ थोड़ा सा आगे ही उसे क्लास 9 का जो स्टेशनरी सोल कैनन शेल है वो मिल जाता है जो कि असल में जो दिंगलो रॉयल फैमिली को फिनिश करने के लिए इनफ था। यहाँ पे इसे देखते साथ ही युहाओ का खून और ज्यादा उबाल मारता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ पे तभी आसपास काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होने लगते हैं और यहाँ पे युहाओ जब बाकी सारी जगहों को चेक करता है तो यहाँ पर वो पाता है कि यहाँ पर 20 लॉर्ड रैंक के जो सोल इंजीनियर लीजेंड्स हैं वो लोग सन एंड मून एम्पायर की तरफ से आए हुए हैं। साथ ही जो इविल आई टायरेंट की सोल ग्रुप और जो इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन है ये लोग भी मौजूद है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे इन लोगों ने बेरहमी के साथ इन सब के ऊपर हमला किया और फिर एक एक करके इन सभी को चुन चुन के मारते हुए बाकी जो बच्चे कुछ लोग थे ना उन्हें भी निपटा रहे थे। और जब वो लोग ऐसा कर रहे थे ना इन्हें बड़ा मजा आ रहा था। लोग जो कि निहत्थे थे बेचारे बस डिफेंस करना चाहते थे, उनको मार करना ये हंस रहे थे। अब यहाँ पे ये सारी सीन देखने के बाद युहा खुद से वादा करता है कि जब तक मैं इन सभी को एक एक को चुन चुन के ठिकाने ना लगा दूं तब तक मैं सुकून की सांस नहीं लूंगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो बच्चे कुछ लोग के ऊपर ये लोग हमला कर रहे थे ना युहा जाता है और जाते साथ ही यहाँ पर एक स्लैश अटैक करता है और भाई इनकी बॉडी के 2 पीसेस हो जाते हैं। यहाँ पे एक झटके में उसने एक ग्रुप को निपटा दिया। अब दूसरे ग्रुप को निपटाने के लिए मिस टांग डोंग आगे बढ़ती है, उसे देखते साथ ही ये लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो टोंग भी अपने पावर का जलवा दिखाते हुए इन सभी को मौत के घाट उतार देती है। इस दौरान युहा और टांग डोंग यहाँ पर ऐसा तांडव मचाते हैं कि जो बच्चे कुछ इनके आर्मी के लोग थे ना जो कि यहाँ पे फाइट कर रहे थे वो लोग यहाँ पे उल्टे पैर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग सबको पकड़ पकड़ के चुन चुन के इन सभी को इनके किए की सजा दे रहे थे। जिन जिन लोगों को ये लोग मारते जाते हैं ना उनकी चीख भरी आवाज यहाँ पर कहीं ना कहीं आसपास के सराउंडिंग्स में गूंजने लगती है। युहाओ कहने लगता है कि अब तुम्हें अंदाजा होगा कि जब तुम लोगों ने उन्हें मारा था तो उन्हें कैसा लगा होगा। अब यहाँ पे ये लोग कुछ देर तक ऐसी मौत का खेल खेलते हैं। तभी यहाँ पे एक माँ और बेटे जो कि हम सिविलियंस थे यहाँ पर बैठे हुए थे, वो जब ये नजारा देखते ना कि उनके दुश्मनों को कैसे 2 लोग मिलके चुन चुन के ठिकाने लगा रहे थे वो खुद भी हैरान थे कि आखिर ये लोग हैं कौन। अब एक अटैक इनकी तरफ ही हो चुका था और दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था कि जहाँ ये अटैक हुआ है वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सडनली जैसी वो लेडी आंखें खोलती है तो युहा उसके सामने बैरियर के साथ अपीयर था। जिसके बाद युहा आगे बढ़ता है और यहाँ सारे के सारे लोग जो कि अब इनके ऊपर टारगेट कर रहे थे ना उन सभी को उठा के मारता है। जो भी गुस्सा जो भी फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर अब तक कैद था ना वो उन सभी को निकाल देता है इनके ऊपर। लिटरली अपने ड्रैगन क्लॉ अटैक से ना वो किसी को छोड़ता नहीं, इतना ब्रूटली मारता है। अब जहाँ जहाँ से युहा गुजरता हुआ जाता है वहाँ पर बस धमाके की आवाजें आती रहती है। इस दौरान यहाँ पे हम वूटांग को भी देख पाते हैं जहाँ पर वो भी एक आम सिविलियंस की जान बचाते हुए इन सभी को निपटा चुकी थी। अब यहाँ पे वो सीधा युहा की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान जो अपना युहा था ना मीनवाइल वो सभी को मिटा के रख देता है। लिटरली यहाँ पर जिसे वो एक बार मारता है दोबारा जाके फिर से मारता है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत था उसके अंदर कि आखिर वो क्यों लेट हुआ, कितने लोगों ने उसकी वजह से जान गंवा दी। यहाँ पे तब तक जो टांग डोंग थी वो भी अपना काम अच्छे से कर रही थी, वो भी रास्ते में हर एक बंदे को अपने स्पेयर के जरिए से निपटाते हुए आगे बढ़ रही थी और यहाँ लिटरली वो लोग किसी को नहीं छोड़ते। उनके रास्ते में जो कोई भी आता है ना सन मून एम्पायर का जो बंदा भी उसे देखता है मैटर नहीं करता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सभी को बिल्कुल एकदम घास फूस की तरह काट देते हैं। यहाँ पे टांग डोंग भी युहाओ का बखूबी साथ दे रही थी और ये कहना गलत नहीं होगा कि टांग डोंग और युहाओ ने मिलकर ही 90% लोगों का तो सुपड़ा साफ अकेले अपने दम पर कर दिया था। अब तभी यहाँ पे युहाओ और टांग डोंग दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही करीब आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्ट्राइक करते हैं क्योंकि बीच में काफी सारे लोग थे जिन्हें मार के ये लिटा देते हैं और जो बचे कुछ लोग थे उसे देखते साथ ही दोनों यहाँ पर एक कंबाइन अटैक करते
करते हैं और फिर एंड में यहाँ पर यू हाओ और टांग उटांग दोनों मिलकर एक फाइनल स्ट्राइक करते हैं, जहाँ पर यू हाओ का ये जो आइस ब्लो था इसके जरिए से सारे लोगों को ये खत्म कर चुका था। और तभी वो कहने लगता है कि जूजी, तुमने जो किया है ना, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, और हाँ, इसकी कीमत तुम्हें सूद समेत चुकाना होगा। ये कहते हुए वो दोनों सन एंड मून एम्पायर के डायरेक्शन की ओर देखने लगते हैं और इनके पीछे वो छोटा सा बच्चा मौजूद था जैसा कि इन लोगों ने बचाया था। अब गाइस, इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, हमने बिल्कुल एक लेटेस्ट सीरीज का आगाज किया है जो कि देखने में तुम्हें मजा आएगा, स्पेशली अगर तुम एक्शन लवर दोंगा के फैन हो, तुम्हें रूथलेस एमसी पसंद है तो ये कमाल की सीरीज तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इसको हमने पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है और इसका ब्रेकडाउन वीडियो देखकर तुम्हें भाई स्वाद आ जाएगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि ये कहानी अपने जू किंग की है और शायद इससे रूथलेस बंदा तुमने आज तक किसी दोंगा में देखा होगा, तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।